नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की उस बुनियाद की, उस नींव की जो हम सबको एक इंसान के तौर पर सम्मान भरी जिंदगी जीने की ताकत देती है, और वो है हमारे मौलिक अधिकार। हम आर्टिकल 12 से 22 तक का एक सफर करेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सुरक्षा कवच है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये आखिर हमें बचाते किससे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है और इसका जवाब हमारे संविधान के दिल में छिपा है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे अधिकार लागू किस पर होते हैं। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, अधिकारों की बुनियाद से। तो उस सवाल का जवाब क्या है? संविधान इसके लिए एक शब्द देता है, राज्य, यानी द स्टेट। लेकिन रुकिए, ये राज्य वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो फिर ये राज्य है कौन? चलिए इसे कहानी से समझते हैं। मान लीजिए गांव है, संविधानपुर। अब इस गांव में जो केंद्र सरकार और संसद हैं, वो राज्य हैं। जो राज्य सरकारें हैं, वो भी राज्य है। अरे, यहाँ तक कि गांव की पंचायत और नगर निगम भी राज्य हैं। और तो और, कोई भी ऐसी संस्था जिसे सरकार से पैसा मिलता है या सरकार जिसे कंट्रोल करती है, वो भी राज्य ही है। मतलब इन सब को हमारे अधिकारों का सम्मान करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मान लीजिए कि राज्य ने, मतलब संविधानपुर के प्रधान ने, कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे अधिकारों को छीनता हो, तब क्या होगा? यहीं पर आता है हीरो, आर्टिकल 13। मान लीजिए प्रधान ने कहा दलित मंदिर में नहीं जा सकते, तो आर्टिकल 13 कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इस कानून को फौरन रद्द कर दे। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की असली ताकत। शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में बहुत ही सख्त था। 1967 में एक केस आया, गोलकनाथ केस। उसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये पवित्र हैं। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। इसने एक नया रास्ता दिखाया, एक संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा ठीक है, संसद अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये थी कि संविधान की मूल संरचना, यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये हैं वो पिलर्स जिन पर हमारा संविधान टिका है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज। इन चीजों को कोई नहीं छीन सकता। ये हमारे संविधान का गार्ड है। चलिए, अब जब ये तय हो गया कि अधिकार राज्य के खिलाफ हैं, तो सबसे पहला, सबसे जरूरी अधिकार कौन सा होना चाहिए? जाहिर है, समानता का अधिकार। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और ये हमें मिलता है आर्टिकल 14 से 18 तक। इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से। बहुत सीधा सा नियम है, कानून की नज़र में सब बराबर। अब अपने संविधानपुर वाले प्रधान को ही ले लीजिए। अगर वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने लगें, तो ये आर्टिकल 14 का खुला उल्लंघन होगा। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पर। ये सीधे सीधे भेदभाव पर रोक लगाता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जैसे गांव के स्कूल में बच्चों को उनकी जाति के हिसाब से अलग अलग नहीं बिठा सकते। लेकिन हाँ, इसी आर्टिकल में एक और बात है। ये राज्य को इजाजत देता है कि वो समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कुछ खास इंतजाम कर सकता है। आर्टिकल 16 भी इसी लाइन पर है। ये सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके की गारंटी देता है। और हाँ, समाज में असल बराबरी लाने के लिए ये कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की भी बात करता है। आपको इंदिरा साहनी केस याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसका मतलब ये है कि जो लोग पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब आता है एक बहुत ही पावरफुल और सीधा ऐलान, आर्टिकल 17। ये कहता है छुआछूत अब एक अपराध है। बस बात खत्म। संविधान ने इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। बाद में इसे लागू करने के लिए और भी सख्त कानून बनाए गए। समानता के इस पूरे विचार को और मजबूत करने के लिए है आर्टिकल 18। ये राजा, महाराजा, नवाब जैसी पुरानी खानदानी उपाधियों को खत्म करता है। मतलब अब जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं,
हाँ, अगर कोई अपनी मेहनत से डॉक्टर, प्रोफेसर या मेजर बनता है तो वो उपाधियां बिल्कुल जायज हैं क्योंकि वो योग्यता का प्रतीक हैं। तो ठीक है, कानून की नज़र में सब बराबर हो गए। अब अगला कदम क्या? जाहिर है उन्हें आज़ादी देना। और यहीं से शुरू होता है हमारे लोकतंत्र का सबसे ज़रूरी हिस्सा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 की आज़ादियाँ और आर्टिकल 20 का प्रोटेक्शन शामिल है। आर्टिकल 19 हमें 6 कमाल की आज़ादियाँ देता है। कौन कौन सी? बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, ग्रुप या एसोसिएशन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी घूमने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी काम धंधा या पेशा चुनने की। पर एक बात याद रखने वाली है, ये आज़ादियाँ अनलिमिटेड नहीं है। देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 20 ये पक्का करता है कि न्याय की प्रक्रिया सबके लिए निष्पक्ष हो, उनके लिए भी जिन पर कोई इल्जाम है। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली, किसी को ऐसे कानून के तहत सजा नहीं मिल सकती जो जुर्म करने के बाद बना हो। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरी, किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो हमने समानता देख ली, स्वतंत्रता देख ली। अब हम उस अधिकार पर आते हैं जो इन सब की जान है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये राज्य की मनमानी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। सुनने में ये एक छोटी सी लाइन लगती है, पर इसने अनगिनत नए अधिकारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और सम्मान से जीने की इसी सोच के आधार पर कोर्ट्स ने इसमें बहुत कुछ जोड़ा है, जैसे जल्दी ट्रायल का अधिकार, अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार और हाँ, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी अब इसी का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। ये समय के साथ बदलता और विकसित होता है। फिर आता है आर्टिकल 22। ये मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक शील्ड है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, उसे अपने वकील से बात करने का हक है और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हाँ, इसका एक अपवाद भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी जुर्म होने से पहले ही शक के आधार पर हिरासत में लेना। पर हमें ये भी याद रखना होगा कि ये अधिकार कितने नाजुक हो सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान एडीएम जबलपुर केस में जीवन के अधिकार को भी सस्पेंड कर दिया गया था। वो भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय माना जाता है, जो हमें बार बार इन अधिकारों की कीमत याद दिलाता है। तो इन सभी अधिकारों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? हमें दिखती है हमारे लोकतंत्र की असली नींव। तो हमने क्या देखा? ये सारे अनुच्छेद एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। पहले आर्टिकल 12 राज्य को जिम्मेदार बनाता है। फिर आर्टिकल 14 से 18 समानता की जमीन तैयार करते हैं। आर्टिकल 19 उस पर स्वतंत्रता की इमारत खड़ी करता है। और फिर आर्टिकल 21 और 22 जीवन और सम्मान के अधिकार से इन सबको सुरक्षित करते हैं। यही वो ढांचा है जो हमें सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि इस देश का नागरिक बनाता है। और मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये अधिकार न होते तो हमारा लोकतंत्र कैसा होता? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, उसे मतलब देते हैं।